हेलो विद्यार्थियों, तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो है फिजिक्स के पहले चैप्टर का आज एक ऐसा टॉपिक आपको बताया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा अब तक रिपीट हुआ है और इसके आने के चांसेस भी इस बार जो है सबसे ज्यादा हैं। तो आज का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में यहाँ पर जो है आप सभी की ये क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको पूरा ध्यान से देखना है। और आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और जो भी आप सभी की ये क्लासेस हो रही हैं इन सभी की बिल्कुल फ्री नोट्स जो है वो हमारे एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा ऐप पर आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये ऐप है, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, कहीं पर भी आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको जो है क्लास 12th वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहीं पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सभी की वीडियो क्लासेस, जो भी क्लासेस होती हैं उनके क्लास नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऐप को आप सभी लोग जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा ऐप। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रिंटेबल नोट्स चाहिए, साथ में टॉपर्स नोट्स भी चाहिए, तो फिर आप हमारा दूसरा ऐप जो कि है एलवी क्लासेस, ये आपका पेड ऐप है। यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा वो सारा पेड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको पेड कंटेंट लेना है तो आप एलवी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करिएगा, नहीं तो बाकी फ्री क्लासेस जो है हमारे आपको एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा ऐप पर आपको यहाँ पर सारी फ्री क्लासेस, नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐप क्लास के बाद आपको इंस्टॉल करना है सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी से इसके आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि पेपर में जो है इस बार ये जरूर आएगा, क्योंकि इस बार आपका ये जो है यहाँ पर मिस हुआ है तो इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये आपको मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, अब इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है और यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो दोबारा आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। तो यहां पर पहली स्थिति होगी अक्षीय स्थिति, दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। अभी इनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, निरक्षीय स्थिति। और तीसरी यहां पर जो है एक कंडीशंस और भी है जो ज्यादा पूछी नहीं जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपकी दो है। ठीक है, तीसरा आपका किसी भी अन्य कोण पर अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसकी एक कंडीशन अलग है। अक्षीय का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पर मैंने दो अक्ष बना दिए, अभी ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मैं आपको समझाने के लिए केवल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आपका एक्स अक्ष की दिशा में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसी अक्ष पर अगर आप तीव्रता ज्ञात करेंगे, जैसे कि ये एक्स अक्ष की दिशा में है और इसी अक्ष पर आप तीव्रता ज्ञात करें तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या होगा ये, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो जब भी अक्षीय स्थिति की बात होगी तो मतलब जिस दिशा में आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसी अक्ष पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब भी निरक्षीय स्थिति की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर है कि अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से एक्स अक्ष की दिशा में रखा है तो जो तीव्रता ज्ञात करेंगे वो हम लोग इसके विपरीत वाले अक्ष पर यानी कि इस पर ज्ञात करेंगे, तो इसको बोला जाएगा फिर निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये पॉइंट अब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर जो हम लोग सबसे पहली कंडीशन की बात करेंगे, एक एक कंडीशन ध्यान दीजिए, आपको अगर पहली कंडीशन समझ में आ जाएगी तो फिर आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि अगर आपको एक तैयार हो गया तो दूसरा उसी प्रकार से पूरा लिखना है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका, ये हमेशा दो आवेशों से मिलकर बनता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक माइनस और दूसरा यहां पर प्लस, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमेशा दो आवेशों से मिलकर बनता है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर इनके चिन्ह जो है वो विपरीत होते हैं। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो टोटल कितनी होती है, 2L होती है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वैद्युत द्विध्रुव की उसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है इसका एक मध्य बिंदु है,
यहां पर जो है ये इसका क्या है, मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये आपका है बिंदु ओ। तो अगर आपका ये मध्य बिंदु है तो अभी मैंने बताया इस पूरे भाग की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इसका मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो इस तरफ का आधा भाग जो इसकी लंबाई l हो जाएगी और इस तरफ के आधे भाग की लंबाई l हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी होगी l, ठीक है। और फिर आगे यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई हो जाएगी वो भी हो जाएगी l। ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो द्विध्रुव होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 2l होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर इसके मध्य बिंदु की हम लोग बात करेंगे तो मध्य बिंदु से आधे भाग की दूरी l और आधे भाग की दूरी l हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसी के अक्ष पर आगे ध्यान दीजिए, चलिए। तो अब मान लीजिए इसी अक्ष पर हम लोग आगे तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लोग आगे एक बिंदु ले लेते हैं, इस जगह पर बिंदु P। अब यहां पर हम लोग इस बिंदु P पर जो है वो तीव्रता जो है वो ज्ञात करेंगे। इसको हम लोग यहां से डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि यहां से हम लोग कुछ दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं जहां पर हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर आपको इस बिंदु P पर तीव्रता मान लीजिए ज्ञात करनी है तो इससे इसकी दूरी भी तो पता होनी चाहिए। और ये भी याद रखिएगा फिजिक्स में जब भी कोई डेरिवेशन किया जाता है तो हमेशा जो भी माप लिखी जाती हैं उनको आपको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है। जैसे कि मान लीजिए इस P की जो है इसके मध्य बिंदु से हम लोग दूरी मान लेते हैं कितनी है, r, यानी कि इसके मध्य बिंदु से लेकर इस P तक की जो दूरी है वो कितनी हम लोगों ने मान ली, r। मतलब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है इस पर अब हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये यहां पर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट समझिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप सब कुछ पॉइंट तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। सबसे पहले कि जब भी तीव्रता की बात होगी तो जब भी आप प्लस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करते हैं तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। यानी कि इस आवेश के कारण जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये बाहर की ओर इस तरीके से होगी। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, E1, ठीक है। यहां पर E1 जो तीव्रता है वो किसके कारण है, वो प्लस Q आवेश के कारण जो है तीव्रता हो जाएगी आपकी E1, ठीक है। इस तरह से फिर माइनस Q आवेश के कारण जब तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं E2 से। तो इस तरीके से मैंने यहां पर E1 और E2 प्रदर्शित किया। E1 और E2 क्यों? क्योंकि आप सभी को याद होगा अभी मैंने आपको इसके पहले जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र बताया था जिसमें आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये जो सूत्र था ये बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो यहां पर हम लोग Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करते थे। तो उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव में आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो जब प्लस के कारण हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगा आपको E1। दिशा मैंने पहले ही बता दी, प्लस आवेश है तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी इस तरह से, ठीक है। और ये माइनस आवेश था तो माइनस आवेश के कारण तीव्रता इसकी ओर होगी, ठीक है। तो अगर आपका प्लस आवेश है तो तीव्रता उससे बाहर की ओर हो जाएगी उस आवेश से, और अगर माइनस आवेश है तो उसके कारण जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर यानी कि उसी आवेश की ओर होगी, ठीक है। तो दिशाओं का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जो था वो आपके लिए यही फिगर था। तो इस तरीके से यहां पर मैंने पूरा आपको फिगर बता दिया कि किस तरीके से आपको यहां पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये एक विद्युत द्विध्रुव था, इस पर दो आवेश है, एक माइनस Q और एक प्लस Q। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 2l, जिसमें से यहां पर इसके मध्य बिंदु से हम लोगों ने r दूरी पर एक बिंदु लिया P। अब इस बिंदु P पर जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यहां पर ये जो है फिगर अच्छे से बनाना रहेगा। और ये जो फिगर मैंने बनाया है इसी फिगर के अनुसार आपको कुछ पॉइंट बताने हैं जो अभी मैंने बोला सेम लैंग्वेज में लिख दीजिए। कुछ भी आपको बुक की लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही रटने की जरूरत है। सेम लैंग्वेज का मतलब मैंने क्या बताया कि आप बता सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। बस इतना ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए
वही यहां पर लिखा गया है जो भी मैंने आपको बताया सेम कंडीशन में, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो थ्योरी जो मैंने बताया सेम वही लिखा गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी है, वो 2l है, और इसके मध्य बिंदु O से जो है r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित जो है बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है यहां पर निर्धारण करना है। अक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको यहां पर निर्धारण करना है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है इस प्रकार से यहां पर आपको निर्धारण करना रहेगा, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया था उस फिगर में उसी के अनुसार यहां पर लिखा गया है सेम टू सेम, ठीक है। कभी भी जो है थ्योरी आपको रटने की जरूरत यहां पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जितना फिगर में बना हुआ है वही आपको यहां पर लिखना है। अब आपको एक पॉइंट और भी पता होना चाहिए, अभी मैंने जो तीव्रता का आपको सूत्र बताया उसमें क्या बताया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था। अब इसमें आपको ध्यान देना कि यहां पर R दिया गया है। R मतलब क्या है, जिस बिंदु पर आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी आवेश दूरी। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहां पर भी अब कुछ पॉइंट समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, तो इसमें जो है आपका ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण अगर आप P पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस आवेश से P की दूरी भी तो पता होनी चाहिए। मतलब यहां पर इस आवेश से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए, तब आप प्लस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो इसकी दूरी कितनी होगी ये आप फिगर देख के समझ जाएंगे कि कितनी दूरी यहां पर होगी। देखिए टोटल दूरी कितनी है इसके मध्य बिंदु से यहां तक की r, ये आपको दिख रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है l। तो शेष कितनी बची, उस पूरे r से ये वाला l घटा दीजिए, मतलब ये आ जाएगा r माइनस l। दूरी समझ गए आप लोग। देखिए O से लेकर P तक की दूरी थी r और O से लेकर Q तक की दूरी कितनी थी l। अब हम लोगों ने ये वाला l जब माइनस कर दिया इस r से तो शेष दूरी आपकी निकल आएगी इस तरीके से। तो प्लस आवेश से इस P की दूरी पता चल गई एक आवेश से। इसी तरह से माइनस के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है तो माइनस से भी तो दूरी पता होनी चाहिए। अब इसकी दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, तो बस यही दूरियां आपको इसमें ध्यान देना है सभी को। अब माइनस आवेश से लेकर जो है इस P की दूरी कितनी होगी ये भी आप समझ जाएंगे अभी फिगर देख के। देखिए इसके मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है r, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है l। तो टोटल जब यहां से यहां तक निकालेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस l। तो कुल मिला के अब आपको माइनस आवेश से P की दूरी पता है r प्लस l, और प्लस आवेश से P की दूरी पता है r माइनस l। अब आप तीव्रता आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश के कारण जो है बिंदु P पर तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, चाहे तो आप अलग अलग लिखिए, पहले आप प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, फिर आप माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, ये दोनों साथ में लिख दीजिए। मैं दोनों साथ में लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रताएं क्यों लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आवेशों के कारण हम लोग तीव्रताएं जो है यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, देखिए तीव्रता का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके अनुसार जब आप प्लस Q के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोगों ने क्या माना था, E1। अभी मैंने बताया था कि प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर, तो ये E1 हो जाएगा। तो E1 आप यहां से निकालेंगे तो फॉर्मूले के अनुसार ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है Q बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q और बाई आर। आर का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r माइनस l।
तो ये बन जाएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने E1 का मान जो है यहाँ से ज्ञात कर लिया इस तरीके से। अब इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो इसको मान सकते हैं आप E2। तो E2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस आवेश से इसकी दूरी कितनी है, r प्लस एल, तो ये हो जाएगा Q और बट्टे में हो जाएगा r माइनस एल का सॉरी r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्लस आवेश के कारण और दूसरा यहाँ पर माइनस आवेश के कारण जो है बिंदु P पर अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात की, यानी कि E1 का मान ज्ञात किया है और E2 का मान ज्ञात किया है। प्लस आवेश के कारण तीव्रता E1 और माइनस आवेश के कारण तीव्रता E2। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लस के कारण ज्ञात किया तब भी मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा और माइनस के कारण ज्ञात किया तब भी यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि तीव्रता कभी भी निगेटिव नहीं होती है, यानी कि तीव्रता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका मान भी पॉजिटिव लिया गया। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अभी मैं आपको आगे विभव पढ़ाऊंगा, तो जब हम लोग विभव यूज करेंगे तो वहां पर अगर आप प्लस के कारण ज्ञात करेंगे तो विभव धनात्मक आएगा और अगर माइनस आवेश के कारण ज्ञात करेंगे तो विभव ऋणात्मक आएगा। लेकिन तीव्रता हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, इसलिए आप चाहे माइनस क्यू के कारण ज्ञात करें या प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करें, तीव्रता का मान हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो अब हम लोगों ने अलग अलग आवेशों के कारण तो ज्ञात कर लिया P पर, अब हम लोग परिणामी तीव्रता यहाँ पर जो है बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पर जो हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करेंगे और हमेशा याद रखिएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा पहले वो समझिए। देखिए बिंदु P पर आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर जो तीव्रता थी, देखिए इनकी दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो जब भी दो आवेशों के कारण तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग होंगी तो वहां पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमेशा जो है उनके डिफरेंस से तीव्रता ज्ञात करते हैं, यानी कि उन दोनों के अंतर के बराबर परिणामी तीव्रता होती है। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता मान लेते हैं E से और इन दोनों का अंतर यानी कि E1 माइनस E2 करना है। क्यों? क्योंकि बिंदु P पर इन दोनों की दिशाएं जो है वो विपरीत हैं, ये याद रखिएगा। E1 और E2 जो है दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता यहाँ पर जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से प्राप्त होगी, यानी कि E1 और E2 के अंतर से प्राप्त होगी। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है E बराबर E1 और E2 के हम लोग मान रखेंगे। तो E1 का मान आपको ये दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, दूसरा आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर ये मान जो है आपका इतना आ जाएगा। अब इसी के आगे आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अगर आपको लाशा माशा लेना आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से समझिए, पहले अब तो इसको आपको हल करना है, बाकी जहां पर जब कुछ अलग पॉइंट होगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आएगा E बराबर, देखिए Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, तो इसमें से आप Q कॉमन ले लीजिए, बट्टे में आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना मैंने यहाँ पर जो है इस पूरे में कॉमन ले लिया पहले। तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा कितना 1 और बट्टे में हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1 बट्टे R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। इस तरीके से यहाँ पर ये मान लीजिए आपका इतना आएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए अब इन दोनों का आपको लाशा लेना है, तो लाशा लेने के लिए ये बनेगा आपका R माइनस
एल का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मैंने इस पूरे का लाशा लिया। अब इसका गुणा इधर 1 में हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है इसका लाशा लेकर के इतना लिख दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका लाशा लेना रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए E बराबर क्यू बट्टी, देखिए जिसको लाशा माशा अच्छे से आता है वो जितना आसानी से चाहे उसको सॉल्व कर सकता है। मुझे हर एक पॉइंट आपको बताना है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे से छोटा स्टेप लिखूंगा ताकि सबकी समझ में आए, ठीक है। बाकी जिसको लाशा माशा फॉर्मूले आते हैं वो आप डायरेक्ट अपनी सुविधा के अनुसार इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे जैसा सेम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्यू बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2rl। इतना यहाँ पर मैं जब फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये फॉर्मूले के अनुसार इतना बनेगा। अब इसके बाद आ जाइए माइनस, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अभी अगर इसको आप तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर और फिर हो जाएगा -2rl। यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ये बना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -2rl। लेकिन अब ध्यान दीजिए आगे माइनस है, तो जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब ये प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि आगे ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया गया था, तो इसके सारे चिन्ह यहाँ पर जो है वो बदल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा और यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं बट्टे में, तो बट्टे में देखिए ये आपका आर माइनस एल ये दिया गया है, दूसरे में दिया गया आपको आर प्लस एल, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इस पर भी स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर लगा, तो मैं पूरे पर एक साथ स्क्वायर लिख देता हूं इस तरह से, ये आ गया। अब इसमें कुछ पद जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, फिर आपका एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, इस तरीके से इतना कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा फिर E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2rl और ये 2rl दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4rl। इस तरीके से इतना आ गया। बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ये बन जाएगा आर स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से हम लोगों ने इतना लिखा। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर भी स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पर भी पूरे पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। इस तरीके से मैंने इतना किया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसको देखिए, इसको आप ऐसा लिखिए, ये बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यों दिया था, मैंने इसको कैसा लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जो ये 4 है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 करके, दो भागों मैंने तोड़ दिया, 4 को 2 × 2 लिख दिया, तो 2 × 2 मैंने इस 4 को लिखा। इसके अलावा ये आपको Q दिया गया है, इसके अलावा ये L दिया गया है, और इसके अलावा ये R है। मैंने सारे पद लिखे हैं लेकिन गुणे में है तो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, उसमें कंफ्यूज मत होना। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इस 4 को मैंने 2 × 2 करके लिखा, बाकी आपका ये Q था मैंने Q लिख दिया, ये L था L लिख दिया, R था और R लिख दिया गया, बाकी सब कुछ सेम लिखा गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि P बराबर होता है 2QL, ये तो आप सभी को मैंने बताया है। तो P बराबर 2QL होता है, तो यहां पर देखिए 2QL, इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं, P लिखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला फिर आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 हो जाएगा, फिर इसकी जगह पर आप लिख देंगे P, तो ये हो जाएगा 2PR, और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने तीव्रता के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ज्ञात किया।
तो जो भी कंडीशंस थी उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर हल किया। अब जो सबसे विशेष पॉइंट है अब आपको वो समझना है, उसके लिए पहले आप एक बार फिगर देखिए। चलिए तो यहां पर आ जाइए, इसको समझिए। देखिए ये आपका L क्या था, L आपको पता है ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आपको मैंने बताया था द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L होती है, तो आधी लंबाई कितनी है L। तो यहाँ पर ये L जो दिया गया है, ये L तो जो है यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई है, L यहाँ पर क्या है द्विध्रुव की लंबाई। और ये R क्या था, R यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से हम लोगों ने वो दूरी लिया था P, जहां पर हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर जो L है इसको आप ये मान के चलेंगे ये R की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब जो हम लोगों ने मध्य बिंदु से P की दूरी ली है R, उसकी तुलना में L जो है, L यानी कि जो द्विध्रुव की आधी लंबाई है ये बहुत कम है, ये आपको मान के चलना है यहाँ पर कंडीशन। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जब ये मान लेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई आपकी बहुत कम है, आप यहां पर लिख दीजिए यदि L इज लेस देन R, मतलब L जो है वो R की तुलना में छोटा है। तो अगर छोटा है तो उस स्थिति में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग बराबर माना जाएगा R स्क्वायर के। बस यही एक कंडीशन है यहाँ पर इस पूरे डेरिवेशन की, जो अब आपको समझना है, ये याद होना चाहिए और ये पता भी होना चाहिए कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझाया क्या कि जो L था ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है और ये इस R की तुलना में छोटी है। और आप सभी को पता है जब भी कोई छोटी राशि होती है उसका वर्ग करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, और अगर कोई बड़ी राशि होती है उसका वर्ग करते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक वर्ड ले लेता हूँ 4। अगर आपसे कह दिया जाए यहां पर एक वर्ड है 4 और दूसरा आपका एक छोटी संख्या है 0.4, अब 4 बहुत बड़ा है 0.4 बहुत छोटा है, तो अगर आप इसका वर्ग कर दें तो कितना आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा तुरंत। लेकिन अगर आपने इसका वर्ग किया तो 4 चौक 16 तो होगा, लेकिन दशमलव पहले एक अंक पे था, वर्ग करने पर अब ये 2 अंक पे लग जाएगा, यानी कि पहले कितना था 0.4, अब ये कितना बन गया 0.1, मतलब और भी कम हो गया। तो जब भी आप किसी छोटी राशि का वर्ग करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, और जब बड़ी राशि का वर्ग करते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन यहां पर थी कि अगर L आपका बहुत छोटा है R से, तो यहां पर जब आप L का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो और छोटा होगा, यानी कि इतना छोटा हो गया कि आप उसे लगभग नगण्य मान लीजिए, नगण्य का मतलब लगभग शून्य मान लीजिए। इस R से इसको घटाने पर भी R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निशान जो मैंने बताया लगभग का बना हुआ है, ठीक है, लगभग इसका मान भी कितना आ जाएगा R स्क्वायर। मतलब ये कि इस L को अगर आप यहां पर इस R से घटा देते हैं तो घटाने पर भी जो है आपका इस R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग यहां पर इस L को आप नगण्य मान लीजिए। तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो अब आपका ये जो फॉर्मूला था यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर हो जाएगा 2pr और बट्टे में देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये लगभग किसके बराबर है, R स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर आप लिखिए R स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा है तो इस पर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr और बट्टे में R की पावर कितना बन जाएगा 4। अब यहां पर अगर इस R से इस पावर को कैंसिल करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बट्टे में आ जाएगा R क्यूब। ये तो अब ये जो फॉर्मूला आया है ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र हो जाएगा, यानी कि अक्षीय स्थिति में जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। बाकी तीव्रता का मात्रक तो आप सभी को याद ही होगा, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि इसका जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर जो है इसके बारे में याद रखना है। बाकी आपको इसका मान तो मैंने पहले से ही बता रखा है, अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जहां ये जो आपका दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है
9 गुणे 10 की घात 9। ये तो आप सभी को याद ही होगा कि 1/4 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। अगर मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जहां पर आपका 1/4 का मान होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक आपको दिया गया है, अभी जो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव था, मैं यहां पर हर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। अभी जो वैद्युत द्विध्रुव है ये कहां पर रखा गया है, ये आपका वायु या फिर निर्वात में रखा गया है। कहां पर रखा गया है, वायु या फिर निर्वात में, तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ये किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जहां पर परावैद्युतांक K है, तो आप बता सकते हैं कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो अगर माध्यम का परावैद्युतांक आपको पता है तो फिर यहां पर क्या करना रहता है, सेम फॉर्मूला जो आपका आया है केवल यहां पर K से गुणा हो जाएगा बटे में, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर माध्यम के परावर्तन यानी कि K से गुणा हो जाएगा, बाकी आपका हो जाएगा 2p/r³। तो ये आ जाएगा आपका माध्यम का परावर्तन अगर K है तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो ये आप सभी को यहां पर याद रखना है। तो ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है फॉर्मूला होगा। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आपका इस चैप्टर में ये पूछा जाता है, तो इसको आपको अभी से जो है अच्छे से तैयार करके रखना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर कहीं पर कोई पॉइंट मिस हुआ है, कहीं पर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई, तो इस वीडियो को दोबारा से जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे पॉइंट जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति की। वैद्युत द्विध्रुव की जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में मैंने पहले ही बता दिया कि द्विध्रुव के अक्ष पर ही हम लोग तीव्रता ज्ञात करते हैं, लेकिन निरक्षीय में क्या होगा, तीव्रता हम लोग दूसरे अक्ष पर ज्ञात करते हैं। तो पहले आप इसका फिगर समझिए तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव दे दिया गया। अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तो आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बनता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका दो आवेशों से मिलकर बना दीजिए, एक हो जाएगा -q और दूसरा आवेश हो जाएगा आपका +q। सेम उसी तरह से यहां पर भी हम लोग मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु जो है वो है O। मध्य बिंदु हम लोगों ने क्या मान लिया, इसका O मान लिया। तो अगर मध्य बिंदु हम लोगों ने O मान लिया है तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब उसी प्रकार से आपको पता है लंबाई कितनी होती है, L होती है। तो इस आधे भाग की लंबाई L यहां से यहां तक की हो जाएगी, और फिर शेष आधे भाग की लंबाई L हो जाएगी, क्योंकि टोटल लंबाई 2L होती है। तो इस आधे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, L। तो इस तरह से ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। लेकिन अब की बार हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, निरक्षीय का मतलब ये आपका अक्ष है तो इसके विपरीत वाले अक्ष पर, मतलब इस तरह से आपको यहां पर जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं क्या है, P, और आपको इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम पॉइंट मैंने जो पहले वाले माने थे वही यहां पर भी मानूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पर। और जो थ्योरी वगैरह मैंने आपको लिखना बताया था कि इसको आपको रटना नहीं है, फिगर की सहायता से लिखना है, तो अगर वहां पर आपने तैयार कर लिया तो यहां पर भी आपको सेम उसी प्रकार से मैं लिखना बता दूंगा। देखिए अब पहले तो जो वैद्युत द्विध्रुव था वो तो था ही, अब यहां से इस बिंदु P की दूरी हम लोग मान लेते हैं R, मतलब मध्य बिंदु से R दूरी पर यहां पर भी हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें भी आपको पहले फिगर समझना है। अब फिगर समझने के लिए एक पॉइंट ध्यान दीजिए, देखिए अब आपको +q आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर तीव्रता चाहिए तो दूरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको +q से लेकर यहां पर जो है +q आवेश से बिंदु P की जो है दूरी पता करनी पड़ेगी। और एक पॉइंट और याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्लस के कारण जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो बाहर की ओर इसकी दिशा होगी, यानी कि ये मान लीजिए E1 है,
और इसकी दिशा बाहर की ओर, क्योंकि प्लस आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है, अभी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा माइनस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे पी पर, तो इसकी भी दूरी पता होनी चाहिए। तो अब यहां से लेकर यहां तक इसको मिला दीजिए, लेकिन यहां पर क्या होगा, अब माइनस के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी दिशा इसी ओर होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं E2। कुल मिला के ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगर मैं दूरी की बात करूं तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ध्यान दीजिए, ये आपको पता है कि लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसमें देखिए ये दूरी कितनी है L, ये वाली दूरी कितनी है R। तो अब आपको पता है कि ये लंब है, ये आपका आधार है, तो आप ये दूरी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये कर्ण है। और कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो सभी को पता होगा कि अगर आपको लंब पता है, आधार पता है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चाहे तो आप उसे ऐसा लिख दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो दूरी आएगी कितनी आएगी, ये आएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कैसे आ गए, आप सभी को पता चल गया। कर्ण निकालना है हम लोगों को, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार से स्क्वायर निकालेंगे। सेम यही चीज यहाँ पर भी तो होगी, इधर भी तो सेम त्रिभुज बना है, तो इसकी भी दूरी तो वही आएगी। देखिए यहाँ पर ये आधार है, ये लंब आर है, तो इधर की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा एल स्क्वायर। तो कुल मिला के दूरी अब आपको पता चल गई, प्लस से भी दूरी पता है और माइनस आवेश से भी पी की दूरी पता है। इतना तो जब दूरियां पता है और जो फिगर में आपको लिखना है वो सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले वाले में बताया था उसी तरीके से आप यहां पर भी लिख सकते हैं। आप क्या बताएंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, अब की बार आपको वही तीव्रता जो है निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब ये फिगर हम लोग यूज करेंगे और जो मैंने थ्योरी आपको बताया वही यहाँ पर आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये तो हो जाएगा आपका फिगर। अब थ्योरी जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखना है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से जो है मिलकर बना है, दो आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई जो है वो 2L है। इसकी लंबाई क्या है 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से जो है R दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो इस तरीके से आप तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाइए आगे, ये तो बात हो गई तीव्रता की। अब हम लोग जो है यहाँ पर इन अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्लस और माइनस के कारण तीव्रता अगर ज्ञात करने, दोनों में साथ में लिख देता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण, आवेशों के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो यहां पर हम लोग जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करने वाले हैं, किसके कारण, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण। तो सबसे पहले जब प्लस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात की जाएगी P पर, तो ये हम लोगों ने बताया था क्या था E1। तो यहां पर ये आएगा E1 बराबर 1 अपान, तीव्रता का सूत्र वही लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब की बार देखिए यहां से यहां तक की दूरी ये है और दूरी में क्या मैंने बताया आर स्क्वायर, मतलब इसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समझ में आ गया, क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब दूरी का जब वर्ग करेंगे तो ये मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये किसके कारण तीव्रता है, ये आपका प्लस क्यू आवेश के कारण इतना आ जाएगा। इसी तरह से जब माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे तो इसको मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं E2, ये आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब देखिए माइनस क्यू से इसकी दूरी
सेम दूरी है, यहां पर भी आप वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि तीव्रता के सूत्र में बट्टे में आर स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर होता है, और जैसे ही आप दूरी का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। तो ये तीव्रता आ गई किसके कारण, प्लस और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो मैंने दोनों आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात कर ली। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर सेकंड। तो यहां पर हम लोगों ने E1 और E2 का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इतना आ गया, ये हो गया। अब कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। यहां पर देखिए परिणामी तीव्रता के लिए अब की बार देखिए दोनों विपरीत दिशा में नहीं है, पिछली बार दोनों विपरीत दिशा में थे तो वहां पर हम लोगों ने इनके अंतर से तीव्रता ज्ञात कर ली थी। अब की बार इनके बीच का कुछ ना कुछ कोण होगा, ये जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, यानी कि इनके बीच का कोण होगा। तो परिणामी जो तीव्रता होगी वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं परिणामी तीव्रता क्या है E। लेकिन अब परिणामी तीव्रता के लिए इनके बीच का कोण पता होना चाहिए E1 और E2, और E1 E2 के बीच का कोण बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये 90 डिग्री पहले से था क्योंकि विपरीत अक्ष पे है। तो अगर ये कोण हम लोग मान ले थीटा और इधर का ये कोण मान ले थीटा, दोनों कोण अगर आपको पता है थीटा, तो फिर ये जो बाहर वाला कोण आएगा वो कितना हो जाएगा, बाहर वाला जो कोण होगा ये आपका आ जाएगा 2 थीटा। ये तो आप सभी को त्रिभुज के नियम में ही पता होगा। त्रिभुज के नियम में क्या बताया गया कि अगर त्रिभुज के दो अंदर वाले कोणों का योग जो होता है वो हमेशा बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो सिंपल सा वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कोण थीटा और ये कोण थीटा होंगे, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। देखिए ये ज्ञात करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल है, बस आपको ये प्रमेय पता होनी चाहिए मैथ वाली कि त्रिभुज के दो कोणों का योग जो है अंदर वाले, इसका मान हमेशा बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो ये कोण अब आपको पता चल गया कितना है टोटल, 2 थीटा। मतलब E1 और E2 के बीच का कोण आपको पता चल गया है कितना है, 2 थीटा। और अगर आपको यहाँ पर दोनों के बीच का कोण पता है तो आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिणामी क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने E1 और E2 अलग अलग ज्ञात किया। तो अब आप बताएंगे यहाँ पर कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब E1 और E2 के बीच का कोण, और E1 और E2 के बीच का कोण अभी मैंने बताया कितना है, 2 थीटा। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे कॉस 2 थीटा। सबसे पहले तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये मैंने कहीं से बनाया नहीं, ठीक है। ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, जब दो यहाँ पर अलग अलग बल या दो भी पॉइंट होते हैं उनके बीच का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र यूज करते हैं। तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा। ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया। बस वहां पर हम लोगों ने तीव्रता के लिए R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इस तरह से वहां पर आपको पढ़ाया गया था परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट और समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 व 2 से। जो अभी मैंने समीकरण 1 और 2 बताया आपको, इनसे देखिए कुछ पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अगर आप इन दोनों को देखें तो सेम एक जैसे, देखिए 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही सेम यहाँ पर भी है। मतलब समीकरण 1-2 के अनुसार क्या बता सकते हैं कि दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। मतलब 1 और 2 के अनुसार E1 बराबर E2, ये तो कंफर्म हो गया। आपने समीकरण 1 और 2 देखा, दोनों का RHS बराबर है, तो इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। दोनों के दोनों तीव्रताएं जो है वो समान है। अगर दोनों तीव्रताएं समान है तो इसका मतलब E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस, जहां E2 लिखा है उसकी जगह पे भर में E1 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए 2। अब इसमें देखिए ये आपका E1 है,
E2 किसके बराबर मैं लिख रहा हूँ, E1 के बराबर। तो यहां पर जब E1 लिख देंगे तो E1 और E1 मिलके कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आगे आपको दिया गया है cos 2 थीटा, ये हो जाएगा E स्क्वायर बराबर, देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर, और इसके अलावा हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला यहां पर मैं यूज करने वाला हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2, सॉरी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने इसकी जगह पर फॉर्मूला यूज किया। बाकी अब ध्यान दीजिए ई स्क्वायर बराबर, यहां पर भी 2E1, यहां पर भी 2E1 स्क्वायर, तो ये पूरे में कॉमन 2E1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां पर से ये जब कॉमन लिया तो कितना बचा 1, प्लस यहां से मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर देखिए 1 से ये वाला 1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा आपका ई स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करिए 2 दूनी 4, यहां पर हो जाएगा E1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इधर हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे, अब वर्गमूल लेने पर, तो जब आप वर्गमूल लेंगे तो ई स्क्वायर का वर्गमूल ई हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले, ई स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा ई, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, E1 स्क्वायर का आ जाएगा E1, और cos स्क्वायर का आ जाएगा cos थीटा। तो इस प्रकार से वर्गमूल लेने पर तीव्रता यहां से आपको ये मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्गमूल लेकर यहां पर तीव्रता ज्ञात कर ली, ये आ गया। अब इसमें हम लोगों को सारे मान यूज करने हैं, लेकिन cos थीटा आपको नहीं पता है, E1 तो पता है, cos थीटा नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा ज्ञात करेंगे, और cos थीटा ज्ञात करने के लिए ये वाला फिगर यूज करने वाले हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। अब अगर आप यहां पर ये फिगर यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं बात करूं चित्र से, चित्र के अनुसार अगर आप यहां से क्या ज्ञात करें, अभी मैंने बताया था ये कोण कितना है आपका थीटा, ये वाला भी हम लोगों ने कितना माना था थीटा। तो अगर आपको यहां से cos थीटा चाहिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आपका कक्षा 5 से 8 से पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर। तो अब ये आप ज्ञात कर रहे हैं कोण, तो ये हो जाएगा आधार यानी कि L, कर्ण यानी कि ये, तो ये आ जाएगा आपका L बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पर चित्र से cos थीटा का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये हम लोगों को पता चल गया कि ये वैल्यू जो है आपके cos थीटा की हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए E बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान, यहां पर अब हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट से रखेंगे, ये याद रखिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग E1 का मान कहां से रखने वाले हैं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है वो ध्यान दीजिए, ये दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा आपका L स्क्वायर इंटू cos थीटा दिया गया है। cos थीटा का मान हम लोगों ने ये ज्ञात किया है, तो L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना आएगा। कुल मिला के E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2QL, ये हो जाएगा 2QL बटे, अब देखिए यहाँ पर है आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि ये दिया गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर आप कितनी मान सकते हो 1, और ये जो अंडर रूट वाला दिया गया है ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, पावर कितनी मानेंगे 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, दोनों सेम है तो अगर आधार बराबर होते तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 1 और ये 1/2 जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आप 1 + 1/2 करिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3/2, इतना आ गया। ये आपका कंफर्म हो गया, ये कहाँ से आया, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव का कि P बराबर होता है 2QL, तो सेम यहाँ पर 2QL की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, P। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर हो जाएगा P और बट्टे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी जो मैंने आपको अक्षीय स्थिति में बताया था, यानी कि यदि जो L है मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव की आधी लंबाई है, अगर ये R की तुलना में बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो उस स्थिति में जो आपका R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर होगा ये लगभग R स्क्वायर के बराबर होगा। यही पॉइंट अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में समझाया था आप सभी को, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। देखिए L आपका R से बहुत छोटा है क्योंकि L द्विध्रुव की आधी लंबाई है, ठीक है, और अगर R से बहुत छोटा है तो यहाँ पर इसमें जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग नगण्य मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जब ये कंडीशंस लागू करेंगे आप, तो अब यही जो फॉर्मूला है अब आपका ये कैसा बनेगा, इसको समझने के लिए देखिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लगभग किसके बराबर है, R स्क्वायर के, तो ये मैंने लगभग लिख दिया R स्क्वायर। पावर में कितना है 3/2, तो पावर में आ जाएगा 3/2। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये 2 से ये वाला 2 गया, तो जब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R3। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। इस तरीके से यहाँ पर ये मान आपका इतना जो है वो आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अब बात करूं तो ये जो तीव्रता आया है, यहाँ पर ये तीव्रता आपकी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो है यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी। और मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तीव्रता तो आ गई, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी माध्यम का परावर्तनांक आपको दिया है, बता सकते हैं यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो अगर यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक के है तो उस समय यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू में हो जाएगा आपका P/R3, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोनों स्थितियां मानी, मैंने आपको एक अक्षीय स्थिति बताई, एक मैंने आपको निरक्षीय स्थिति बताई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। या तो आपसे बोला जाएगा अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति में जो है किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करिए। इस तरीके से आ सकता है। एक कंडीशन और भी है इसकी जिस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी वाली, इसको भी समझ लीजिए। इस पर बस न्यूमेरिकल आएगा, इसका डेरिवेशन जो है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, यहां पर जो है वैद्युत द्विध्रुव
के कारण थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। अब आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बनता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं यहां पर क्या है, ओ। तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिया गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव से जो है आपकी बात ना तो अक्षीय की बात हुई ना निरक्षीय। अक्षीय का मतलब इसी अक्ष पर होता था, निरक्षीय का मतलब दूसरे अक्ष पर होता था। अब की बार बात हुई थीटा कोण की, तो इससे जो है मान लीजिए थीटा कोण पर कहीं पर एक बिंदु आपको दे दिया जाए, ये बिंदु है P, और ये इस द्विध्रुव से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो अगर इस तरह से आपको वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है और इससे थीटा कोण पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है तीव्रता का, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यूब। देखिए इतना तो मैंने आपको निरक्षीय स्थिति में भी बताया था इस प्रकार से, ठीक है। बस यहां पर आगे इसमें और होता है 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ये कब के लिए, जब यहां पर वैद्युत द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पर, आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है थीटा कोण पर तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो ये फॉर्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बस इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर डेरिवेशन की बात की जाए तो मैंने पहले से करा रखा है, वो आप पहले वाले क्लासेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर मैं आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है कौन सा यूज होगा, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आता है बस। बाकी दोनों जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यहां पर अब तक पूछे जाते हैं, तो इनको दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तो आपको ऑन ही कर लेना है। बाकी जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं इनकी पीडीएफ के लिए ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, एलवी क्लासेस बाय ललित वर्मा, ठीक है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी जो भी क्लासेस वगैरह होती हैं इनकी पीडीएफ जो है वो आप सभी को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। अब क्लास में यहीं पर एंड करूंगा, धन्यवाद।